जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, फिर से हम बता रहे हैं। नील्स बोर ने निम्न अवधारणा प्रस्तुत की है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा कोणीय संवेग वो निश्चित दूरी पर ही चक्कर लगाते हैं। वे कक्षाएं विभक्त कक्षाएं कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की कक्षाओं को विभिन्न ऊर्जा के स्तर पर कोष या कक्षा भी कहते हैं। इन विभक्त कक्षाओं में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन केवल अपने निकटतम कोष में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तथा यह सतत नहीं होता है। इस क्वांटम को लीप कहते हैं। नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण बल को अपकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित कर दिया जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। इन कक्षाओं को KLMN यानी 1 2 3 4 द्वारा इंगित किया जाता है। नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल जो आपका है, जिसे आपका यहाँ दिया गया है 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट होता है। नाभिक में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव धनात्मक बेसिक नाभिक होता है, KLM में हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, इसको हम विस्तार से यहाँ से देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग MVR होता है। MVR यानी h/2π होता है का सरल गुणांक होता है तथा MVR NH/2π होता है। n आपका मुख्य क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। v आपका इलेक्ट्रॉन का वेग है। r आपका कक्षा का त्रिज्या है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। h प्लैंक नियतांक है। 6.626 × 10⁻34 आपका जूल सेकंड माना जाता है। क्वांटम भौतिकी मॉडल वैज्ञानिक डी ब्राउली ने अनुमान लगाया कि सभी गतिशील कण कुछ मात्रा में तरंगों के समान गुण रखते हैं, जिसके आधार पर एरविन श्रंगर्स ने इलेक्ट्रॉन को एक तरंग के रूप में समझाया। मैक्स बॉर्न ने संकल्पना के संशोधन में इलेक्ट्रॉन के तरंग द्वारा रूप को एक अवस्था पर माना है। इससे नई संकल्पना तरंग कण द्वैतता का उदय हुआ। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह एक तरंग रूप में अपरिवर्तित हो सकता है तथा इसमें एक कण के समान द्रव्यमान भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नील्स बोर तथा बड़ी नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बनाए, जिसे बोर बड़ी नियम कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² होती है 2n², जहां n जो है कक्षा की संख्या होती है। परमाणु के बाह्य कक्षा में अधिकतम 8 हो सकती है और पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार पूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाह्यतम कक्षा में 18 होने पर ये नई कक्षा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। इस नियम से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार ज्ञात करने पर परमाणु संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तांबा, सोना, चांदी, क्रोमियम इन नियमों के अपवाद में आते हैं। बोरी बड़ी नियमों के अपवाद। बोरी बड़ी नियमानुसार अधिकांश तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन सकते हैं, परंतु कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन नियमों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। क्रोमियम आपका 24 हो गया, कॉपर आपका 29 हो गया, सिल्वर आपका 47 है, आपका पैलेडियम PD आपको 46 है। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल जो होता है, सोमरफेल्ड ने हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और 1919 में यह विचार प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय दोनों प्रकार की हो सकती है। सोमरफेल्ड ने बताया कि मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा की कई उप ऊर्जा स्तरों या उपकक्षों में विभाजित होती है, जिन्हें बाद में SPD .F आदि नामों से प्रदर्शित किया गया। मुख्य कक्षा जितनी बड़ी होगी मुख्य कक्षा जितनी बड़ी होगी अर्थात मुख्य जो है क्वांटम संख्या n का मान उतना अधिक होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें उप ऊर्जा स्तरों या उपकक्षों के संख्या उतनी अधिक होगी। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक मुख्य कक्षा स्तर से दूसरे किसी मुख्य स्तर में जाता है तो ऊर्जा स्तर del E इस बात पर भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉनों
का अंतर्नाद सिर्फ कक्षाओं बल्कि उपकक्षाओं के स्तर पर भी होता है। इसी आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण यानी अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि की स्थिति का संवेग या वेग अथवा वेग दोनों को का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव होता है। यही कारण है कि बोर या सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि इन परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति वो वेग जो है दोनों एक साथ ठीक प्रकार से निर्धारण किया गया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत श्रोडिंगर द्वारा किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति पर आधारित सिद्धांत है। श्रोडिंगर ने नाभिक के बाहर के त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है को कोषों या उपकोषों या कक्षकों इत्यादि में बांटा है। कोष कर सकते हैं या कक्षा कर सकते हैं। सेल या ऑर्बिट, परमाणविक नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन का या अवशोषण किए बिना चक्कर लगाते हैं, वे कोष या कक्ष कहलाते हैं। प्रत्येक कोष का ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। इन कोषों को AKLM यानी 1 2 3 से निरूपित करते हैं। प्रत्येक कोष में अधिकतम जो है 2n² जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n जो है कोष की संख्या यानी ऑर्बिट संख्या होते हैं, ऑर्बिट नंबर। और आधुनिक परमाणु मॉडल के आधार पर इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। उपकोष, आपका जो उपकोष क्या होता है? अब सबसेल जिसको कहते हैं। प्रत्येक कोषों की ऊर्जा समान नहीं होती, इसलिए इन्हें पुनः कुछ छोटे छोटे कोषों में विभाजित किया जाता है, उन्हें उपकोष कहते हैं। ये क्रमशः SPDF होते हैं। प्रथम कोष में 1, द्वितीय में 2, तृतीय में 3 और चतुर्थ में 4 उपकोष पाए जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन के जिनकी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या समान होती है एक ही उपकोष में पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं कि आपका 1 हो गया, यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या 1 होगी, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 2 हो सकती है। L में आपका 2 हो सकता है, यहाँ पे SP हो जाएगा उपकोष यानी सबसेल 2, यहाँ पर 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा कक्षा, और यहाँ पर 8 हो सकती है। M के इसी तरह देख सकते हैं SPD हो गया, यहाँ पर 9 हो सकता है, 3 1 + 3 और +5 मैक्सिमम हो सकता है कंप्यूटर, इसमें 18 हो सकता है 2n²। नेक्स्ट है N में 4 SPDF होगा, 1 + 3 + 5 + 7 यानी जितने भी आपका दे सकते हैं। अब ऑड नंबर है, इसको ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दे सकते हैं, यहाँ सभी का डबल आ रहा है क्योंकि 2n² हो जाता है n², ठीक है 2n²। यहाँ पर O कोष में 5 होता है, SPDFG हो गया, या 1 3 5 7 9 आपका 25 हो गया या 50 हो सकता है। P कोष में आपका 6 हो गया, SPDFGH हो गया, आपका यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका 36 हो गया, यहाँ पर 72 हो जाएगा डबल। यहाँ पर Q के कोष में 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 1 3 5 7 9 जितने भी हो ऑड नंबर सबको ऐड कर दीजिए, SPDFGHI तक जाएगा, यहाँ पर इसको डबल कर देंगे 98। कक्षक किसको कहते हैं? ऑर्बिटल। कोषों को आगे कक्षकों में विभाजित किया जाता है। ये नाभिक के परितः पाए जाने वाले ये त्रिविमीय क्षेत्र हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों के होने की संभावना अधिकतम होती है। वे इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या n, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या I और चुंबकीय क्वांटम m एक समान होती है तथा एक ही कक्षक में पाई जाती है। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिससे वहाँ ऋणात्मक आवेश का धुंधला क्षेत्र बन जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन संवेग यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्राथमिकता सर्वाधिक होती है। क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति
स्थिति ऊर्जा चक्रण की दिशा की पूर्ण जानकारी प्रदान करती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। ये 4 प्रकार की होती है। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, द्विबंगीय क्वांटम संख्या होता है, एजीमुथल जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं, अथवा कोणीय संवेग क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसमें देख सकते हैं प्रतीक इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सदैव जो है पूर्णांक शून्य के अलावा होती है। मुख्य क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का कोष का ऊर्जा स्तर एवं आकार की जानकारी होती है। द्विसंगीय यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या होता है, तो किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए i का मान जो होता है n-1 तक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का संकोणीय संवेग उपकोष कक्षक के त्रिविमीय आकार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m जो है किसी द्विघांसी क्वांटम संख्या i के लिए m का मान जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तक सभी पूर्णांक हो सकते हैं। किसी कोश में कक्षकों की संख्या तथा उसकी दिशा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चक्रण यानी क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे किसी अन्य क्वांटम संख्या का पर निर्भर नहीं है। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए s बराबर प्लस आपका होगा, पॉजिटिव हाफ होगा। वामावर्त के लिए यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका माइनस हाफ होगा। इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा जो है जानकारी दक्षिणावर्त और वामावर्त से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता, यानी जो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम की संख्या एक समान नहीं होती। देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग है। यदि ये दूसरा है, चलिए, यदि प्रत्येक 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी जाए तो चक्रण जो है क्वांटम संख्या का मान भिन्न होगा, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशीय चक्रण करेंगे, जिसे प्लस हाफ या माइनस हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। अपवाह प्रिंसिपल होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोषों या कक्षों में भरे जाते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। ये देख सकते हैं उपकक्षकों कोषों या कक्षकों को ऊर्जा स्तर कहें 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 4s फिर आपका बढ़ेगा आपका 4d से। ये मिनिमाइजेशन है, सबसे आपका ज़्यादा यहाँ पर है, सबसे आपका यहाँ पर 1s में 1s आपका स्टेबल है। उसके बाद आपका 2s में 2s 2p हो गया, 2p 3s 3p एंड 3d हो गया, एंड आपका 4s 4p 4d 4f हो गया, आपका 5s 5p 5d एंड 5f हो गया, एंड 6s 6p 6d हो गया, एंड 5s 5p हो गया, एंड आपका 7s। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस नियम के जिसके अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं कि अनियमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके चक्रण समान हो सबसे अधिक होते हैं, अर्थात परमाणु के कोष या कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं जब तक कि सभी कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन ना दिए गए भरे हों। प्रकृति में वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म या भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तत्वों के संयोजन से यौगिक एवं मिश्रणों का निर्धारण होता है। सन 1800 तक या अंत कुल जो है 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। 1800 तक देख सकते हैं 30 तत्वों का उपस्थिति का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में इतने तत्वों की खोज ने उनके व्यवस्थित या सुविधाजनक अध्ययन के लिए स्पष्ट एवं वर्गीकृत संयोजन की आवश्यकता महसूस कराए। इसी क्रम में विलियम प्राउट ने 1815 में एकक सिद्धांत, डोबेराइन ने 1817 में कत्रिक सिद्धांत, फिर क्रुक्स ने 1854 में सजातीय श्रेणी और लोथर मेयर ने 1862 में जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम एंड मैडलिप का 1869
उत्तर में ने कुछ निश्चित समानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं तार्किक तरीकों से वर्गीकरण किया था। ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, सभी तत्वों के गुणधर्मों का व्यवहार एवं के समन्वित एवं सरलीकृत अध्ययन करने हेतु इन्हें सारणिक रूप से व्यवस्थित किया गया, जिनके लिए निम्न प्रारंभिक प्रयास किए गए हैं। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या है, तो ये आपको देख सकते हैं वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। एक तो धातु और धातु पर वर्गीकरण होता है, डोबेरियन के त्रिक नियम क्या होता है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। तो ये सारी चीज जानते हैं। धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। सर्वप्रथम बर्जीलियस द्वारा तत्वों के धातु और धातु के दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। चमकीले, लचीले, उष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा असमानता पर ठोस अवस्था में रहने वाले वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में तथा चमक रहित और रोचशील एवं नगण्य, उष्मा एवं विद्युत के कुचालक तथा सामान्यतः पर ठोस अवस्था न रहने वाले तत्वों का अधातु की श्रेणी में रखा गया। धातु और धातु वर्गीकरण की सीमा जो है, लिमिटेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन क्या है, तो धातु और धातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातु एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण नहीं स्पष्ट नहीं किया गया था। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण विद्यमान थे, जिन्हें उपधातु कहा गया, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में उनको अलग स्थान नहीं दिया गया। डोवेनियर के त्रिक जो है, डोवेनियर ट्राइड्स परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात 1817 में जर्मन रसायन विज्ञानी वोल्फगैंग डोवेनायर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। डोवेनायर ने ऐसे तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं। डोवेनायर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले के एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का अलग औसत होता है। तीन तत्व के जो है समूह त्रिक कला है, क्योंकि तीन तत्व लिया गया, जिसे आपका देख सकते हैं तत्व में आपको पहले में लिया गया लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम आपका लिया गया। नेक्स्ट है आपका ये देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, इसके आपका लिथियम का 7 हो गया, आपका सोडियम का 23 हो गया, पोटेशियम का 39 हो गया सॉरी। ये आपका नेक्स्ट है आपका कैल्शियम 40 हो गया, उसका स्ट्रोंशियम आपका 88 हो गया, बेरिलियम का 137 हो गया। क्लोरीन का 35.5 के आसपास होता है, तब 35.45 हो गया। ब्रोमीन आपका 80 हो गया। आयोडीन आपका 126.9 होता है। डोवेनायर के वर्गीकरण की सीमा क्या है, लिमिटेशन ऑफ डोवेनायर क्लासिफिकेशन, सभी तत्वों को डोवेनायर द्वारा परिभाषित त्रिक समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए डोवेनायर के त्रिक नियम समूहों के निष्कर्षण को केवल संयोग माना गया है। पृथक गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया है तो तर्कसंगत नहीं था। जैसे आपका एग्जाम्पल में उदाहरण में आपका कार्बन 12 को, नाइट्रोजन को आपका 14 को, ऑक्सीजन 16 को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का जो होता है ऑक्टा जिसको कहते हैं 8 को कहते हैं, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जो है, रसायन वैज्ञानिक जो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की गई। न्यूलैंड्स के अनुसार यदि सभी तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो है पहले स्थान के गुणधर्म के समान रखेगा। यानी 8वें तत्व जो है 1 से 7 तक यहाँ तक बैठेंगे, 8वें तत्व के जो है गुणधर्म इससे मैच खाता था। इसकी तुलना जो है संगीत के अष्टक यानी 7 सुरों के पश्चात दोहराव से की गई है, इसलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा गया है। इस प्रकार के वर्गीकरण में तत्वों के गुणधर्म में आवर्ती दोहराव की प्रवृत्ति दिखाई गई। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के बाद 8वें तत्व पर सोडियम Na और सोडियम के बाद 8वें तत्व पर पोटेशियम आता है, इसलिए इन 3 तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं जो है, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया था। कैल्शियम के पश्चात यानी कैल्शियम जो होता है 20 के पश्चात इसका एटॉमिक नंबर होता है। तत्वों में अष्टक का नियम का पालन
नहीं होता है। संक्रमण आपका संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकृत योग्य नहीं माना है। कई इसमें जो है कमियां देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपको बातें करें मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके बाद आता है मेंडलीव के में कई चीज़ें कमियां देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखते हैं विभिन्न तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर सरलीकृत करने के लिए उनके अनेक वैज्ञानिकों के ने प्रयास किए, जिसमें रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने महत्वपूर्ण एवं सार्थक सफलता प्राप्त की। मेंडलीव ने वर्तमान में प्रयुक्त आवर्त सारणी के लिए एक आधारभूत आवर्त सारणी को तैयार किया। सन 1869 तक 63 तत्वों के उनका गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर भी नियमबद्ध करके मेंडलीव ने वर्गीकृत किया एवं उनके प्रश्नों से एक निष्कर्ष निकाला कि यदि ये तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति आवर्तित होती है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी सन 1869 तक 63 जो है 63 तत्वों के गुणधर्म एवं परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणों एवं समानता के आधार पर नियमबद्ध करके मेंडलीव ने वर्गीकृत किया एवं उनके प्रश्नों से एक निष्कर्ष निकाला कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति आवर्धित होती है। इसके आधार पर मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के उनके परमाणु भारों के आवर्धित फलन होते हैं। मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार तत्कालिक ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों एवं 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में व्यवस्थित रूप से सारणीबद्ध किया। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त एवं ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग रूप से निर्देशित किया तथा समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह आवर्त वर्ग में व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग यानी क्षार धातुओं के साथ एवं साथ में वर्ग हाइड्रोजन के साथ दोनों में रखा गया। क्या है हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग जो क्षार धातु है, ये क्षारीय है धातुओं के साथ एवं साथ में वर्ग हाइड्रोजन के साथ दोनों में रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन दोनों वर्गों के तत्वों से समानता रखता है। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया जिससे आपका तथा लिथियम सोडियम पोटेशियम आदि अति क्रियाशील धातुओं को कम क्रियाशील मृदा धातुओं जिसे आपका कॉपर एजी आपका सोना चांदी के साथ रखा गया। अक्रिय गैसों की सारणी में कोई जगह नहीं दी थी, यही कमियां था इसका। अक्रिय गैसों की जो है सारणी में कोई जगह नहीं थी क्योंकि मेंडलीव के समय में जो है अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखे गए थे जो कि ये कमियां, जैसे कोबाल्ट में आपको जिसका परमाणु भार है 58.94, निकेल का आपका 58.69 से पहले रखा गया था। इसी सारणी में तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित की गई जबकि तत्व परिवर्तित संयोजित प्रदर्शित करते हैं। समस्थानिकों एवं संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु भार तत्वों का मूल कण नहीं है। ये कारण है कि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हुए भी होते। नेक्स्ट चलते हैं। इस सारणी में जो है इस सारणी में तत्वों की एक ही संयोजकता प्रदर्शित की गई जबकि तत्व जो है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। समस्थानिकों या संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु भार तत्वों का मूल गुण नहीं है। कारण है कि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनके गुणों में समानता होती है। वो संभारिकों के परमाणु भार समान होने के बावजूद उनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। परमाणु संरचना में रेडियोधर्मिता की खोज के बाद यह भी सत्यापित हो गया कि तत्वों के मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक Z है, ना कि परमाणु भार। इस तत्व का ज्ञात होने के बाद तत्वों का चलिए आगे कंटिन्यू करते। समस्थानिकों और संभारिकों की खोज से स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु भार तत्वों का मूल गुण नहीं है। कारण है कि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनके गुणों में समानता होती है। संभारिक
में के जो है आपका परमाणु भार जो है समान होने के बावजूद उनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती। परमाणु संरचना व रेडियोधर्मिता की खोज के बाद यह सत्यापित हो गया कि इस तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक Z ना कि परमाणु भार है। इस तथ्य का ज्ञात होने के बाद तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित होने का कोई औचित्य नहीं रहा। पर नेक्स्ट है आधुनिक मॉडर्न, जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो है हेनरी मोजले, जो कि अभी इसी को यूज करते हैं, 1913 में एक्स किरण स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों यानी फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टीज के परमाणु भार की तुलना में उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। यानी किस पर निर्भर करता है? उनकी तुलना में उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस आधार पर मोजले ने मेंडलीव के नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी नियम प्रस्तुत किया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों उनके परमाणु क्रमांकों को आवर्ती फलन होते हैं। क्या होता है? आवर्ती फलन होते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, इस आधार पर जो मोजले ने मेंडलीव के नियमों को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी नियम को प्रस्तुत किया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी की तुलना में अत्यंत व्यापक और सरलीकृत एवं तार्किक है। यानी कि जो है ये आपका बहुत विस्तार है और सिंपल है और रीजनेबल है। इसमें जो है 118 तत्वों का वर्गीकरण है, इसलिए इसे दीर्घाकार एवं प्रवर्तिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे दीर्घाकार या प्रवर्ती आवर्त सारणी के विकास में रैंक जो है आपका जो है रैंक 1893, वर्नर 1905 में, बड़ी आपको 1921 ने प्रमुख अनुसंधान किए। ये सारणी बोहर के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत 1913 से 1921 के बाद उसके आधार पर बनाई गई। अतः इसे बोहर आवर्त सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के निर्माण का आधार तत्वों के गुणधर्मों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच घनिष्ठ संबंध है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्रमायोजित करने पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तित पाई जाती है। इसलिए वर्गीकरण में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है। ये देख सकते हैं, आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, या लिथियम, बेरिलियम, ये आपका भारी धातु है जो इसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपको 10 तक हो गया। सोडियम, इस सारे तत्वों को एटलीस्ट 30 तक याद कर लीजिएगा एटॉमिक नेम और एटॉमिक मास के साथ। ये देखते हैं, अब सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आपका। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, मिथेन, आपका कैल्शियम। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण क्या है। इस आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, इसको याद रखिएगा, इसको आपका रो कहते हैं। और ये आपका कॉलम हो गया, इसको जो है ये बटा हुआ, इसको कहते हैं कॉलम। क्षैतिज और वर्ग के रूप में इसको जानते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज खाने में जिसे क्रम से वर्ग और आवर्त कहते हैं, यानी ग्रुप, और इसको वर्टिकल क्रम में कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक जो परमाणुओं का एक मौलिक गुण है, जिसके आधार पर तत्वों में आवर्तित दर्शाई गई है। शेष 7 वर्ग ए और बी उपवर्गों में विभाजित है। वर्ग 8 को 3 ऊर्ध्वाधर खानों में उपविभाजित कर दिया गया। इस प्रकार जो है आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में उपवर्गों का क्रम भिन्न है। परिवर्तित आवर्त सारणी में उपवर्गों का क्रम जो है आपका 1A, सेकेंड ए, आपका थर्ड बी, 4 बी, आपका 5 बी, आपका 6 बी, 7 बी, आपका सेवंथ, आपका 1 बी, आपका सेकेंड बी, थर्ड ए, आपका इस तरह से देख सकते हैं। आवर्त आपका 0 होता है। हाइड्रोजन का वर्ग जो है IA और थर्ड ए दोनों वर्गों में सिरे पर रखा गया है, इससे दोनों वर्गों में हाइड्रोजन के संबंध प्रदर्शित होते हैं। उत्कृष्ट एवं अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के दाईं और अंत में 0 वर्ग में रखा गया है। यह वर्ग जो है IA उपवर्ग की 4 धातुओं अत्यधिक विद्युत धनात्मक और 8A उपवर्ग के हैलोजन तत्व अत्यंत विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। इस आवर्त सारणी में भी
1 से 1.7 तक आवर्त है। पहले आवर्त में 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, दूसरे में लिथियम से नियोन तक आता है। तीसरे आवर्त में सोडियम से आर्गन तक आता है, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे एवं और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और चौथे आवर्त पोटेशियम से आरंभ होकर के क्रिप्टन के आर पर समाप्त होता है। शून्य वर्ग में अक्रिय तत्व क्रिप्टन चौथे आवर्त का 18वां तत्व है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ब्रोमीन और अगले आवर्त के प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व रुबिडियम आरबी को अलग करते हैं। 5वां आवर्त रुबिडियम आरबी से आरंभ होता है और जीनोन पर समाप्त होता है, जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक आयोडीन तथा अगले आवर्त के प्रबल विद्युत ऋणात्मक से आपका तत्व सीजियम को अलग करते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। इसमें 8 सामान्य और 10 संक्रमण, 14 दुर्बल मृदा तत्व है। दुर्बल मृदा तत्व लैंथेनाइड आपस में इतनी समानता रखते हैं कि उन्हें आवर्त सारणी में आपका थर्ड बी वर्ग में एक साथ रखा गया है। इनकी सूची सारणी में नीचे अलग से प्रदान की जाती है। चौथा, पांचवा, छठा और दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। प्रत्येक आवर्त को एक ही पंक्ति में फैला दिया जाता है और प्रत्येक लघु आवर्त में दूसरे व तीसरे तत्वों के बीच 10 खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक दीर्घ आवर्त के 10 संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान मिल जाता है। 7वें आवर्त में 26 तत्व पाए जाते हैं। यह आवर्त अभी अपूर्ण है। इसके अंतिम जो है 20 तत्व संश्लेषित होते हैं। परमाणु क्रमांक 20 90 से लेकर के 103 वाले तत्वों को एक्टिनाइड यानी ट्रांसयूरिक एलिमेंट्स आपको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। दुर्बल मृदा तत्वों के भांति इन्हें आपका थर्ड वी उपवर्ग में एक स्थान दिया गया है। इनकी सूची भी आवर्त सारणी में नीचे अलग से दी गई जाती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा है। सभी ए उपवर्ग के तत्व समान तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के सभी तत्वों को निरूपक या प्रारूपी ही तत्व भी कहा जाता है। वर्ग 3 से 12 तथा सभी बी उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के बाईं और धात्विक तत्व तथा दाईं और अधात्विक तत्व का रखे हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर SPDF 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। इन चारों खंडों के नाम इलेक्ट्रॉनिक उपकक्षकों के नाम पर रखे गए। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। IUPAC द्वारा परमाणु क्रमांक अनुसार 118 के तत्वों के बारे में लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार इनके नाम जो है प्रतीक इस तरह से निम्न प्रकार के हैं। 108 जो है मेलेडियम है, MD इसको डिनोट करते हैं। आपका नेक्स्ट है तत्वांक का विधिवत प्राप्त नाम है और इसका संकेत IUPAC यूनिलियम है। चलिए नेक्स्ट 102 आपका है नोवेलियम, NO से डिनोट करते हैं इसको। इल्यूबेलियम UNB से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लाइरेंसियस आपका 103 होता है, LR से इसको डिनोट करते हैं। इलीलैट्रिनियन के नाम से जानते हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 118 तक इसी तरह जानते हैं। 104 में आपका रदरफोर्डियम RF के नाम से जानते हैं। यूनिक्वालिडियम UNQB के नाम से जानते हैं। 105 आपका डोबिलियम आपका DB रहता है। 106 आपका सिवोजियम आपका SG रहता है। 100 आपका बोरियम आपका BH रहता है। 108 आपका हेलिसियम का HS रहता है। 108 आपका मिटनेरियम आपका MT रहता है। 108 का डोरमेसिव सब इस तरह से आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार दीर्घाकार आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर आपका वर्ग A इस तरह से डिनोट करते हैं। IA सेकेंड यानी फर्स्ट A, सेकेंड A, थर्ड B, फोर्थ B इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका है यानी 1 2 3 4 5 से लेकर 18 तक प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक पद्धति के अनुसार वर्ग और 8 और 10 को प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक लंबी आपका एंथोनियम है। आयनिक ऊर्जा है आपका विद्युत ऋणात्मक होता है। परमाणु ऊर्जा होती है इस तरह से। आपका अधात्विक ऊर्जा है, धात्विक ऊर्जा इस तरह से, आयनन ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉनिक लंबित आपका जो है एंथोनियम है। परमाणु ऊर्जा विद्युत ऋणात्मक है। इलेक्ट्रोबंधुत इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी विदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन तोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा उस तत्व की इलेक्ट्रोबंधुता इलेक्ट्रॉन
लंबित आपका एंथोनियम कहलाती है। सामान्यतः धात्विक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुत्व धात्विक तत्वों से अधिक होती है। आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्षारीय तत्वों का आयनन विभव का सबसे कम तथा आदर्श गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। सीजियम का एक क्षारीय धातु जिसका आयनन विभव 375.7 किलोजूल पर मोल होता है न्यूनतम होता है। जो हीलियम एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव 2372.1 किलोजूल पर आपका जो पर मोल सर्वाधिक है। विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साझा दिए गए, ये सारी चीज देख सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता की वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आवर्त सारणी यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर इधर जाएंगे तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिविटी आपको बढ़ेगी। क्या है, बढ़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत ऋणात्मक वृद्धि होगी। तत्वों में वर्गों में जो है यानी जो है रोज में आपका जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता की कमी होगी। उल्टा पर चलता है, यहाँ पर आपका नेगेटिविटी कम होती है। जस्ट लाइक आपका जी के वैल्यू के अनुसार जो है आपका नीचे जाने पर कम होती है, उसी तरह से ऊपर जाने पर बढ़ती है और यहाँ पर जाकर के पॉजिटिव ज़्यादा ऋणात्मकता बढ़ती है। और इसको हम विस्तार से जानते हैं। बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर चल रहा है यानी 5वां चैप्टर चल रहा है और सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। 3-4 चैप्टर और बचेगा, 3-4 वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। केमिस्ट्री से 8 से 10 नंबर आता है क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्वों की विद्युत ऋणात्मक वृद्धि होती है। वर्गों से ऊपर से नीचे आप आने पर विद्युत ऋणात्मक में कमी होती है। उदाहरण में फ्लोरीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है 4। फ्रांसियम जो है आपका FR विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम आपको 0.79 होती है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उनके वितरण एक समान होता है उन्हें ही एक वर्ग में रखा गया है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाते हैं, इस आधार पर सभी तत्वों को आपका जो है 4 ब्लॉक्स SPDF में बांटा गया है। इसका संक्षिप्त विवरण जो है निम्नलिखित है। S ब्लॉक के तत्व है। S ब्लॉक के अंतर्गत वे तत्व सम्मिलित किए गए हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन SP कक्षक में प्रवेश करता है। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी तत्व तथा हीलियम को सम्मिलित किया गया है। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। ये चमकीले श्वेत ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सरलता से ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय धातु में कहते हैं जो जल की अभिक्रिया कर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त कर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। वर्ग 2 के तत्वों के सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा आपका धातुएं कहते हैं। इन तत्वों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय धातुएं होते हैं और भूपट्टी में विद्यमान होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व जैसे पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से आपका 18 तत्वों के सभी तत्वों में हीलियम छोड़ करके शामिल किया गया है। पी ब्लॉक के वर्ग जो है ग्रुप इन पी ब्लॉक से आपका वर्ग 13 में आपका बोरोन समूह होता है। बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम आदि होता है। वर्ग 14 आपका कार्बन समूह होता है। कार्बन सिलिकॉन आपका टीन आदि होता है। वर्ग 15 आपका नाइट्रोजन समूह होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी आदि आता है। वर्ग 16 आपका जो है चालकोजन समूह होता है। ऑक्सीजन सल्फर आपका सेलेनियम आदि होता है। वर्ग 17 आपका हैलोजन समूह होता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि आता है। वर्ग 18 होता है आदर्श गैस अक्रिय गैस समूह हीलियम नियोन आर्गन आदि। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु और धातु उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं। इस प्रकार की सब धातु और धातु के साथ अभिक्रिया करके अनिक यौगिकों को निर्मित करती है। गैलियम Ga धातु
हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। टीन एसन एक लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है जो अनेक मिश्र धातुओं का उपमुख्य घटक है। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व धातु होते हैं जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इनका क्वथनांक निम्न होता है तथा ये सरलता से इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्यागते हैं। इस वर्ग में सम्मिलित ब्रोमीन धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में भरे जाते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ग 3 से 12 तक के सभी तत्वों का शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपको बात करें डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के मध्य आपका पाया जाता है। एस और पी के बीच में आपका कौन पाया जाता है? डी ब्लॉक पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका डी ब्लॉक है, आपका एस है, ये आपका ये पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक, और ये आपका एफ ब्लॉक चलिए बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। इसलिए इसमें जो है सम्मिलित तत्वों का संक्रमण तत्व कहते हैं। पारा जो है आपका Hg के रूप में रहता है, जस्ता आपका Zn और तांबा कॉपर और स्कैंडियम आपका Sc संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील है। ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति, अघात वर्धितता, लोचनशीलता, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता आदि ही गुण दर्शाती है। पारा मरकरी Hg एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं तथा ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में सबसे निचले तत्व 2 क्षैतिज पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन उनके एफ कक्षक में पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वास्तविक रूप से एस ब्लॉक डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 और 7 एवं वर्ग 3 में स्थित है, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को अपेक्षा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अधिक जटिल होती है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियो के सक्रिय होते हैं। इन श्रेणी में यूरेनियम U-92 के बाद के सभी तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं, इसलिए इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के श्रेणियां जो है लैंथेनाइड होगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिनॉइड्स होता है, एक्टिनाइड। लैंथेनाइड्स जो होता है नामकरण डी ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड्स La से गुणधर्मों में समानता के कारण होता है। सम्मिलित तत्व जो होता है 14 परमाणु क्रमांक आपका जो है 58 से 71 तक आपका आता है। नेक्स्ट एक्टिनाइड्स में जैसे डी ब्लॉक के तत्व जो है एक्टिनाइड्स Ac इससे गुणों में समानता के कारण होता है। सम्मिलित तत्व आपका 14 होता है, इसमें परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होता है। चलिए इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको 6, 7, 8, 9 आपका 3 टॉपिक और बचेगा। 3 टॉपिक का और कंप्लीट हम करवाएंगे तेजी से। ये आपको देख सकते हैं यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 आपका रासायनिक कार्बनिक रसायन, नेक्स्ट रासायनिक बंधन और संयोजकता, धातु और मिश्र धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। उसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आपका टोटल रासायन का केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।